feel about that, 1975 to 77, the emergency. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. I was attacked by my own party people. So I'm the first person that says, look, democratic elections within parties absolutely critical. But I got a question for you. It's interesting to me that this question is not asked about any other party. And the entire politics of India has become one of memory. He did this to me, so I got to do this to him. He did that before, so I got to do this to him. तो 25 जुलाई 1975 से 21 महीनों तक देश ने आपातकाल का दौर देखा था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के इतिहास में इन 21 महीनों को काला अध्याय माना जाता है। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश पर आपातकाल थोप दिया था, लेकिन अब उन्हीं के पोते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने आपातकाल को सबसे बड़ी गलती बताया है। राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी की हत्या पर भी बातचीत करते हुए उस वक्त की परिस्थितियों और अपनी मनोदशा पर कई खुलासे किए। आपातकाल भूल, राहुल को कबूल। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। पिता की हत्या का राहुल को अंदेशा था। प्रभाकरण की मौत पर क्यों दुखी राहुल? वो फैसला जो कांग्रेस और गांधी परिवार की लोकतंत्र पर आस्था के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो तारीख जिस दिन भारत में लोकतंत्र की जड़ों पर सबसे बड़ा हमला हुआ। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के उस सबसे बड़े दाग यानी आपातकाल को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव से पहले राहुल गांधी ने आपातकाल के फैसले को एक भूल बताया है। राहुल गांधी ने कॉर्वेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कौशिक बासु के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान आपातकाल के फैसले को पूरी तरह से गलत बताया। I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. राहुल गांधी ने आपातकाल की भूल तो स्वीकार कर ली, लेकिन आपातकाल की तुलना आज के दौर से भी कर डाली और दोनों में फर्क भी बता दिया। And there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. राहुल गांधी ने मौजूदा सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। आपातकाल को एक लाइन में गलत फैसला बताने वाले राहुल गांधी ने आरएसएस पर हर जगह घुसपैठ करने का आरोप भी लगाया। The RSS is doing something fundamentally different. They're actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू के दौरान अपने पिता राजीव गांधी की मौत से जुड़े सवालों के जवाब भी दिए। राहुल गांधी ने कहा, उनके पिता को उन ताकतवर लोगों ने मारा जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे और पिता की मौत से पहले उनको अपने पिता के साथ होने वाली अनहोनी का अंदाजा हो गया था। I saw my father fighting forces that
were much bigger. And I sort of sensed before my father died that this was not going to end well. So what was worse for me was actually seeing my father walking towards his death. That was much worse than the death in fact. In fact, when my father died, they told me on the phone, I said, oh yeah, okay, so I know now it's happened. राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू में यह भी बताया है कि वो अपने पिता के कातिलों के बारे में क्या सोचते हैं। राजीव गांधी की मौत के लिए एलटीटीई प्रमुख प्रभाकरण जिम्मेदार था, लेकिन राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि प्रभाकरण की मौत की खबर से वो खुश नहीं हुए थे। It was very, very painful for me. But it also gave me many, many gifts that I would never have got. You know, it made me understand the other. So I remember, it's a strange thing, I saw my father's killer lying on the beach in Sri Lanka. And I felt very, very bad for him. I just was very upset for him. I was like, you know, I just saw him, that's my father. He's somebody else's father. There's somebody else looking at him right now the same way I looked at my father. राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू में प्रभाकरण की मौत के बाद प्रियंका गांधी से हुई बातचीत का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी ने बताया है कि प्रियंका गांधी राजीव गांधी के हत्यारे की मौत के बाद क्या सोच रही थी। When someone talks violence, I sort of sit quietly and say, you don't actually understand it. That's why you're so enamored by it. It's never actually struck you. And when it does, you'll have a different view on it. So that type of thing does exist. Yeah. No, so overall, it's a positive, I don't know, positive and negative. I mean, कुल मिलाकर राहुल गांधी ने इस इंटरव्यू के जरिए ये बताने की कोशिश भी की है कि पिता की हत्या करने वालों के लिए भी उनके दिल में नफरत नहीं है और देश में लगाए गए आपातकाल जैसे फैसलों को भी वो गलत ठहरा रहे हैं, जबकि इस फैसले को लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी दादी और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। सवाल ये उठता है, क्या इस इंटरव्यू के जरिए राहुल गांधी अतीत के उन काले सायों से निकलना चाहते हैं जो उनके राजनीतिक करियर के लिए हमेशा बैरियर बनकर खड़े दिखाई देते हैं, या आपातकाल जैसी ऐतिहासिक भूल को स्वीकार करके वो अतीत में हुई सबसे बड़ी गलती की माफी मांगना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई बड़े खुलासे किए हैं इसमें राहुल गांधी ने, और इसी पर राहुल त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं रवि त्रिपाठी। रवि, बड़ी गलती थी आपातकाल, ये जरूर स्वीकार किया राहुल गांधी ने इस पूरी बातचीत में, लेकिन सरकार पर प्रहार करने से वो कहीं नहीं चूके कि संवैधानिक संस्थाओं को हथियाने की कोशिश जो इस वक्त हो रही है वो पहले कभी नहीं। राजेश लाइव है, लाइव आउटपुट है जी। बिल्कुल, देखिए वो जानबूझकर उनको बेसिकली ये मानना है कि कहीं ना कहीं इस दौर में संवैधानिक संस्थाओं को की तरजीह नहीं दी जा रही है, उनका निरादर किया जा रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आप जुडिशरी की बात करते हैं, आप मीडिया की बात करते हैं, आप विधायिका की बात करते हैं कि सब पर को आजादी नहीं है। तो उस लिहाज से चूंकि बीजेपी का अटैक उन पे होगा, तो उस लिहाज से उन्होंने पहले ही मान लिया कि इमरजेंसी के दौर में ये सारी गलतियां हुई थी। आपको याद हो कि मीडिया के तमाम लोगों को जेल में डाला गया था, जुडिशरी आजादी खत्म हो गई थी, जिस तरह से जो सरकार चाहती थी वो करती थी, तमाम लोगों को जेल में डाला गया था। तो ये पहली बार नहीं है, राहुल गांधी इस तरह की गलती कई बार कर चुके हैं। इससे पहले आपको याद हो कि 2019 चुनाव से पहले उन्होंने सिख दंगों को लेकर जब इंग्लैंड में वो कार्यक्रम कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने गलती मानी थी कि सिख दंगों के समय जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन गलती के लिए माफी हम मांग चुके हैं। चूंकि मनमोहन सिंह से माफी उन्होंने मंगवाई है, सोनिया गांधी ने उस पर माफी मांगी है, राहुल गांधी ने माफी मांगी। तो गलती आप किए हुए और आप पर कहीं ना कहीं बड़ा दाग है, चाहे वो सिख दंगों का दाग हो, चाहे इमरजेंसी का दाग हो, चाहे तमाम और दाग हो, तो आप एक एक करके एक्सेप्ट करते जाते। यही नहीं, बोफोर्स मामला आपको याद हो कि जिस तरह से वो राफेल को मामले को उठा रहे थे, तो राफेल मामले को लेकर जब सवाल खड़े हो रहे थे कि आप पर बोफोर्स के मामला का आरोप लगता है, आपके पिताजी की सरकार के समय बोफोर्स का मामला हुआ था, बीपी सिंह की सरकार, बीपी सिंह उस समय उस मामले को लेकर उठाए थे, तो कहीं ना कहीं बोफोर्स मामले को भी एक्सेप्ट करने को तैयार थे कि बोफोर्स भी एक घोटाला था, उसकी जांच होनी चाहिए। तो राहुल गांधी कमाल के नेता हैं, वो अपनी पार्टी को बैकफुट पर ले जाते हैं, उनको पार्टी को आगे
ले जाने के बजाय वो बैकफुट पर ले जाते हैं और हर चुनाव में ऐसा करते हैं। देखिए, आप इमरजेंसी में ऐसा कि गलती मानकर उसको माफी मांगने की बात कर वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बैकफुट पर ले जाएंगे। तमाम नेता आज तक डिफेंड करते आए हैं, हालांकि कहते हैं कि गलती हुई थी उस समय, उसको सुधार किया जाना था, उस समय की मांग थी वो, लेकिन अभी तक इस तरह की बात किसी ने नहीं की। तो राहुल गांधी, चाहे सिख दंगों की बात हो, चाहे बोफोर्स घोटाले की बात हो, चाहे इमरजेंसी की बात हो, सारे मामलों पर पार्टी को एक अलग लाइन लेकर कहीं ना कहीं बैकफुट पर लेकर जाते हैं। और ये पार्टी के लिए किरकिरी होती है, क्योंकि चुनाव का समय होता है। चुनाव के समय में आप कैसे डिफेंड कर पाएंगे? आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से, चूंकि आपको ये साबित करना है इस सरकार के दौरान भी इमरजेंसी जैसे हालात हैं, इसलिए आपने इमरजेंसी जो आपके दौर में लागू, आपके दादी के दौर में लागू हुआ, उसको आप सही, उसको आप गलत ठहराते हो, उस पर माफी मांगना चाह रहे हैं। तो मोदी सरकार को गलत दिखाने के लिए, उनको उनकी नीतियों को गलत ठहराने के लिए आप अपने समय की जो चीजें हैं उसके लिए आप माफी मांगते हैं, तो आपकी किरकिरी होती है। जी बिल्कुल, बैकफुट पर कांग्रेस इसी के साथ, लेकिन शायद ये हो सकता है कि ये मैसेज देने की कोशिश की जो अतीत की जो भूल है वो कहीं ना कहीं सबक सीखने की उससे कोशिश कर रही है कांग्रेस। इसे क्या ऐसे देखा जाए, या फिर जो अतीत का साया उनका लगातार पीछा कर रहा है उससे वो बाहर निकलने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं? लेकिन जो भी है, टाइमिंग जो है उसको लेकर जरूर यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने अब 5 चुनावी राज्यों में जाकर बीजेपी का विरोध करने का ऐलान किया है। नेता से किसान नेता बने योगेंद्र यादव ने संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। बीजेपी का विरोध करने के लिए किसान नेता कोलकाता में एक रैली भी करेंगे। बीजेपी इससे पहले भी आंदोलन के हाईजैक होने का आरोप लगा चुकी है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे होने वाले हैं। लाल किले में हुई हिंसा के बाद धीरे धीरे दिल्ली की बॉर्डर में जुटे किसानों की संख्या भी तेजी से कम हो रही है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर से बंद और विरोध प्रदर्शन को तेज करने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ साथ अब संयुक्त किसान मोर्चा चुनावी राज्यों में बीजेपी का विरोध करने की तैयारी भी कर रहा है। चुनावी राज्यों में बीजेपी का विरोध करने के लिए किसान नेता खुद इन राज्यों तक पहुंचेंगे और 12 मार्च के दिन कोलकाता में एक बड़ी रैली भी की जाएगी। किसान ने भी तय किया है कि इनको वोट की चोट दी जाएगी, यही समझते हैं ये लोग। जिन्होंने किसान विरोधी कानून बनाए, किसानों पे दमन किया और किसानों को बेइज्जत करने की कोशिश की, इसे सजा दो। बस ये अपील हम कर रहे हैं। और अपील सिर्फ यहां से नहीं कर रहे, कॉल यहां से नहीं दे रहे, राज्यों में जाएंगे। इसकी शुरुआत 12 तारीख को कलकत्ता से होगी। एक तरफ सरकार किसान आंदोलन के हाईजैक होने का आरोप लगाती रही है, लेफ्ट समेत कई विपक्षी पार्टियों पर भी आंदोलन को भड़काने के आरोप लगते रहे हैं। इससे पहले किसानों के मंच पर राजनीतिक पार्टियों के नेता भी दिखाई पड़ते रहे हैं। ऐसे में चुनावी राज्यों में संयुक्त किसान मोर्चा की इस मुहिम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे चुनावी राज्यों में बीजेपी के विरोध के साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने 2 हफ्तों के लिए विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रमों का भी ऐलान कर दिया है। 6 मार्च को किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होंगे और इस दिन कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को किसान जाम करेंगे। 11 बजे से शाम 4 बजे तक केएमपी को जाम करने की तैयारी की गई है। वहीं 8 मार्च को महिला दिवस के दिन महिला किसान आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। 15 मार्च को 10 ट्रेड यूनियनें और किसानों का प्रदर्शन होगा। ट्रेड यूनियनों ने रेलवे स्टेशनों के बाहर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। 6 मार्च को हमारे यहाँ पे 100 दिन पूरे होते हैं। उस दिन 5 घंटे के लिए सुबह 11 बजे से 4 बजे तक पूरा केएमपी जो है उसको अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर किसानों की तरफ से जाम किया जाएगा। इसके अलावा 5 मार्च से कर्नाटक में एमएसपी दिलाओ आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसमें पीएम से फसलों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा। किसान मंडी में जाएंगे और कहेंगे एमएसपी दिलाओ। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन की बात भी समझ में आती है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए कहीं मनाही भी नहीं। एमएसपी की मांग भी किसान हित में लगती है, लेकिन जब किसानों के मंच पर नेता दिखाई देते हैं और अलग अलग पार्टियों से चुनाव में भाग्य आजमा चुके राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग किसान नेता बनकर चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध की अपील करते हैं, तो उनकी मंशा पर सवाल तो खड़े होंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो किसानों को एक बार फिर से मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.